आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर्ट और कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया पार्ट 3। हम लोगों ने इसके पहले 2 क्लासेस में देखा है हड़प्पन आर्ट के बारे में, मैंने आपसे बात की, मॉडर्न आर्ट के बारे में, पोस्ट मॉडर्न आर्ट और गुप्ता एज के बारे में, गुप्ता एज के जो आर्ट फॉर्म्स थे उसके बारे में। हम लोगों ने अलग अलग देखा था कि किस प्रकार जो टेम्पल है वो अलग अलग स्टेजेस में इवॉल्व हुए। आज हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के अलग अलग स्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके कितने स्टाइल्स हैं। तो उसके 7 प्रमुख स्टाइल्स। सबसे पहला है आपका नगारा स्टाइल, दूसरा है आपका द्रविडियन स्टाइल, तीसरा है आपका नायका स्टाइल, चौथा है आपका विसारा स्टाइल, पांचवा है आपका होयसाला स्टाइल, छठा है विजयनगर आर्ट और 7वां है पाला स्कूल। तो ये जो 7 स्टाइल देख रहे हैं ये आपके टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल्स हैं, यानी कि मंदिर वास्तुकला की 7 अलग अलग शैलियां हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगी नागरा स्टाइल के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं नागरा स्टाइल के बारे में और डिटेल से आपको बताऊं, हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि टेम्पल में, एक हिंदू टेम्पल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका हिंदू टेम्पल यानी कि एक हिंदू मंदिर जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें एक सैंक्टम सैंक्टोरम होता है जिसे कि हम लोग हिंदी में गर्भगृह भी कहते हैं। अब गर्भगृह होता क्या है, तो गर्भगृह एक छोटा सा रूम होता है, एक छोटा सा कमरा जिसमें कि जो मुख्य देवता है उनको रखा जाता है। ठीक है, जबकि मंडप क्या होता है, तो मंडप आपका मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, यानी जहां से हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं उसी को कहा जाता है मंडप। और ये आपका या तो बरामदा हो सकता है उसमें, या फिर एक बड़ा सा हॉल हो सकता है। बेसिकली अगर आप कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में मुख्य देवी देवता एक जगह पे होते हैं, उस जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। और जो बड़ा सा जगह होता है जहाँ पर खड़े होकर आप प्रार्थना करते हैं या कभी भजन कीर्तन होता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग मंडप कहते हैं। ठीक है, अगली जो पॉइंट है जो कि एक हिंदू टेम्पल में जनरली आपको देखने को मिलता है वो है आपका शिखरा। नाम से स्पष्ट है कि ये शिखर है। शिखर से हम लोग क्या समझ में आता है कि चोटी। तो जो आपके मंदिर होते हैं ना उसमें एक माउंटेन जैसा यानी कि पहाड़ की तरह एक शिखर होता है। ये आपके किसी किसी में ये पिरामिड के आकार के होते हैं, किसी किसी में ये गोलाकार आकार के होते हैं, लेकिन एक शिखर जनरली आपको देखने को मिलता है एक हिंदू मंदिर में। नेक्स्ट है आपका वाहना। अब वाहन क्या होता है, तो वाहन का मतलब होता है कि जो आपके मुख्य देवी देवता हैं उनकी जो सवारी होती है उसे हम लोग वाहन कहते हैं। और हमेशा जो गर्भगृह है उसके आगे ये वाहन को रखा जाता है। अब एक बार आप लोग देख लीजिए कि जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके जो मंदिर होते हैं उनका शेप किस प्रकार का होता है। मैंने सबसे पहले बोला कि शिखरा, ये देखिए इस तरह का शेप का जो शिखर है इसे हम लोग शिखरा कहते हैं। या आपके अलग अलग स्टाइल में हो सकते हैं, यहाँ पे कोन के रूप में दिखाया गया है, आपका पिरामिड हो सकता है, आपका कर्व्ड शेप का भी हो सकता है। और शिखरा के ठीक नीचे का जो प्लेस होता है ना वो आपका सैंक्टम सैंक्टोरम होता है, जिसे हम लोग गर्भगृह के नाम से भी जानते हैं। यही वो प्लेस है जहाँ पर आपके मुख्य देवी देवता को रखा जाता है। ठीक है, फिर ये आपके पिलर्ड अप्रोच होते हैं। आपके जब भी मंदिर बनते हैं ना तो जनरली वो एक उठा हुआ एक चबूतरा जैसा होता है जिसके ऊपर आपके मंदिर का फिर निर्माण होता है। फिर इसी में साइड साइड में आपका पैसेज होता है जहाँ से आप चाहे तो मुख्य देवी देवता के मतलब के चारों ओर घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको फिगर दिखाऊंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के, सो दैट चीजें आपके दिमाग में और क्लियर हो सके। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ये नॉर्दर्न इंडिया में ये काफी पॉपुलर है। ठीक है, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया का जो शैली थी मंदिर शैली उसे हम लोग नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या नागर वास्तुकला शैली कहते हैं। ठीक है, जबकि आपके जो दक्षिण भारत में जो आपकी मंदिर की शैली थी उसे हम लोग द्रविडियन शैली कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एन फॉर नागर और एन फॉर नॉर्दर्न इंडिया। तो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये पॉपुलर था नॉर्दर्न इंडिया में, और इस टेम्पल में पंचायतन स्टाइल को फॉलो किया जाता था। पंचायतन स्टाइल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पंचायतन स्टाइल में क्या होता है कि एक मुख्य देवी देवता होते हैं और उनके फिर साइड साइड में आपके या तो उनके अलग अलग अवतारों को दिखाया जाता है या फिर उनके रिलेटिव्स या फिर जो उनसे जुड़े होते हैं उनके भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक है, तो इसी को बेसिकली पंचायतन स्टाइल कहते हैं।
अगला फीचर इसका क्या है कि असेंबली हॉल्स, इसमें जो मुख्य भगवान होते हैं यानी जो गर्भगृह है उसके ठीक सामने आपका असेंबली हॉल होता है, जिसे हम लोग मंडप कहते हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के पूजा कर सकते हैं या फिर भजन कीर्तन, ये सारी चीजें होती हैं। देखते हैं अब नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की दूसरी क्या फीचर्स थी। तो इसका दूसरा फीचर ये है कि आपका जो गर्भगृह है जहाँ पर मुख्य जो देवी देवता है उनको रखा जाता था, वो जो गर्भगृह है उसके बाहर जो रिवर गॉडेसेस हैं यानी कि जो नदी की देवियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना, इनको भी प्लेस किया जाता था, यानी कि उनकी भी प्रतिमाएं या उनके भी रिप्रेजेंटेशन आपको गर्भगृह के बाहर देखने को मिलती थी। अगला यह है कि टेम्पल के प्रेमिसेस में यानी कि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का वाटर टैंक आपको देखने को नहीं मिलता नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के मंदिरों में, जबकि वाटर टैंक्स या आपके द्रविडन स्टाइल के जो मंदिर हैं उसमें बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलता है। जितने भी मंदिर बनते थे वो आपके एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते थे, यानी कि अगर आपका ये नॉर्मल प्लेन है तो इसके ऊपर पहले एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और इसके ऊपर फिर मंदिर का निर्माण होता था। इसके जो बरामदे होते थे उनमें पिलर्स देखने को मिलता था। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोगों ने बात की थी कि शिखर, आपके जितने भी मंदिर होते हैं नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में या फिर जो हिंदू मंदिर होते हैं उसमें शिखर देखने को मिलते हैं। तो ये शिखर 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला तरह का शिखर होता है उसे हम लोग लतना या फिर रेखा प्रसाद के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे टर्म इन्वॉल्व है रेखा, रेखा का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शिखर होता है ना वो एक लाइन के आकार का होता है और इसका जो बेस होता है वो आपके स्क्वायर के फॉर्म में होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि इसका बेस जो है वो थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है ना ये आपका एक कर्व हो जाता है, अंदर की तरफ कर्व हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कर्व हो रहा है। इस तरह की जो शिखर होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लतना या फिर रेखा प्रसाद। ये पहले तरह का शिखर है। दूसरे तरह का शिखर होता है आपका पवासना। ठीक है, पवासना में थोड़ा अंतर क्या है लतना रेखा प्रसाद वाले से कि इसका जो बेस है वो काफी चौड़ा होता है, वो उस वाले का बेस उतना ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा सा और अंदर में जाके कर्व हो जाता था। लेकिन पवासना का बेस काफी चौड़ा है और ये एक स्ट्रेट लाइन के धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरफ जाते हुए इनमें जेंटल कर्व आया है। यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन है हल्का हल्का सट करके और इनमें आपको कर्व देखने को मिलेगा, अचानक से ऐसे स्लोप नहीं आता है। ठीक है, ये आपका पवासना शिखर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले शिखर के प्रकार की तरफ और हमारा अगला शिखर का प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं बल्लवी। ठीक है, तो बल्लवी इन दोनों से काफी अलग है, पवासना से और रेखा प्रसाद से। इसमें क्या होता है कि आपका जो बेस होता है ना वो आपका रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो बेस है वो आपका क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका जो छत होता है वो आपके गुंबदकार कक्ष के रूप में होते हैं यानी वॉल्टेड चैम्बर्स होते हैं। और चूंकि इसमें वॉल्टेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए बल्लवी को वैगन वॉल्टेड रूफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बल्लवी के बारे में बात की। ये 3 तरह के शिखर हो गए, बल्लवी, रेखा प्रसाद और आपका पवासना। आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या लिख रहा है। द वर्टिकल एंड ऑफ शिखरा इंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क नोन एज अमलका। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया है कि गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है, शिखर 3 अलग अलग प्रकार का होता है। अब इस शिखर के ऊपर आपका एक हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क जैसा एक आकृति होती है और उस डिस्क जैसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अमलक कहते हैं, अमलक। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि ये शिखर है, शिखर के ऊपर एक डिस्क जैसी आकृति उसको हम लोग कहते हैं अमलक और उसके ऊपर एक स्फेरिकल शेप का उसके टॉप पर जो चीज प्रेजेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं कलश। ठीक है, तो ये आपका गर्भगृह है, इसके ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क जिसको अमलक कहते हैं और इसके ऊपर आपका एक स्फेरिकल शेप की चीज होती है जिसको हम लोग कलश कहते हैं। मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और 3 वर्टिकल प्लेन्स में जब उसे हम लोग बांटते हैं तो हर एक वर्टिकल प्लेन को हम लोग रथ कहते हैं और चूंकि इन्हें 3 जो आपकी दीवार है मंदिर की उन्हें 3 वर्टिकल प्लेन्स में बांटा गया है, इसीलिए उन मंदिरों को हम लोग त्रिरथ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं यानी कि त्रिरथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बाद में उसी तरह क्या किया गया कि दीवारों को 5 अलग अलग वर्टिकल प्लेन्स में बांट दिया गया, तो उस तरह के जो मंदिर थे वो पंचरथ कहलाए, जो 7 में डिवाइड हो गए जिनकी दीवारें वो सप्तरथ कहलाए, जो 9 में डिवाइड हो रहे हैं नवरथ कहलाए।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बड़ा सा दीवार है उसको 3 वर्टिकल प्लेन में बांट दिया गया, हर एक को रथ कहेंगे। 3 रथ में चूंकि डिवाइड हुआ तो इसे हम लोग त्रिरथ वॉल कहते हैं। और जिस मंदिर में त्रिरथ वॉल मौजूद होता है, त्रिरथ दीवार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग त्रिरथ मंदिर कहते हैं। अब ये जो अलग अलग पैनल्स ऐसे क्रिएट हुए, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल जो आपकी मूर्तियां होती थी उसको बनाने के लिए, अलग अलग नैरेटिव के फॉर्म में, अगर कहानी के रूप में अगर हमें कुछ चीजें या स्कल्पचर मूर्तियां बनानी होती थी तो उसके लिए इस डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बेसिकली बात की नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स की। मैंने अलग अलग सेगमेंट आपको बताया, अमला के कलश, फिर मैंने आपको बताया शिखर के बारे में, मंडप के बारे में और गर्भगृह के बारे में। अब हम लोग एक मंदिर को देख करके और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक मंदिर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मंदिर का फिगर शो किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो ऊपर टॉप ऐसे पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग शिखर कहेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आपको ये जो दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्क जैसा है, इसको क्या कहते हैं, अमलक कहेंगे। और इसके ऊपर जो आपका कलश, मतलब जो आपकी आकृति है, उसको क्या कहते हैं, कलश कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे, ठीक इसी के नीचे आपके मुख्य जो देवी देवता होते हैं उनको रखा जाता है, उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, और शिखरा के नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्राइन जो शिखर के अंदर रखी रहती है उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। और फिर ये जो आपका पूरा पैसेज है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे पूजा करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए या किसी भी तरह के मतलब नृत्य वगैरह के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मंडप कहते हैं। अब मंडप भी आपका 3 प्रकार का हो सकता था, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप। ठीक है, तो जो एंट्रेंस होता था उसे हम लोग अर्धमंडप कहते थे, और उसके बाद वाला जो पोर्शन था हॉल, उसको हम लोग मंडप कहते थे। और जो बड़ी सी जगह होती थी उसे हम लोग कहते थे महामंडप। ठीक है, और ये जो गर्भगृह और मंडप के बीच की जो जगह होती है उसे हम लोग अंतराला कहते हैं या फिर वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप साइड में आपको देखेंगे अंदर में जगह है जिससे कि आप जो मुख्य देवी देवता है उसकी चक्कर परिक्रमा कर सकते थे, इसीलिए उस वाले पार्ट को हम लोग प्रदक्षिणा कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी मंदिर होते थे वो आपके रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके नॉर्मल प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर ऐसे रेज किया गया है और उसके ऊपर फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है इसे हम लोग जगती के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेसिकली आपका मैंने बताया कि जो नागरा स्टाइल ऑफ मतलब स्कूल है आर्किटेक्चर का, उसमें किस तरह की मंदिर बनती है, उसकी क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। अब इस नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के सब स्कूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नागरा स्कूल के तहत 3 सब स्कूल्स एग्जिस्टेंस में आए। पहला था आपका उड़ीसा स्कूल, दूसरा है आपका खजुराहो स्कूल और तीसरा है आपका सोलंकी स्कूल। इन तीनों के ही क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली की, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे उड़ीसा शैली से। ठीक है, तो उड़ीसा शैली का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो कलिंग एम्पायर है ना उसके अलग अलग हिस्सों में उड़ीसा स्कूल का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खासियत यह थी कि इसकी जो बाहरी दीवारें थी ना वो बहुत ही खूबसूरती से उसे सजाया गया था, और उसमें जितनी भी मूर्तियां बनी थी उसकी कार्विंग, उसमें जितनी भी नक्काशी वगैरह की गई थी वो बहुत ही डिटेल्ड थी। और ये भी खास बात है कि इसकी जो अंदर की दीवार थी बिल्कुल प्लेन, यानी कि अगर ये दीवार है, ये अंदर वाला हिस्सा है और ये एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया गया था, बहुत अलग अलग तरह के स्कल्पचर डिटेल में बनाए गए थे, जबकि अंदर की जो दीवारें थी वो बिल्कुल सादी थी, उस पर कुछ नहीं किया गया था। उड़ीसा स्कूल के जो मंदिर थे, उड़ीसा शैली के जो मंदिर थे, उसको सपोर्ट करने के लिए, रूफ को सपोर्ट करने के लिए आयरन बीम्स या आयरन गिर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यानी लोहे के डाट उसका इस्तेमाल किया जाता था। और उड़ीसा स्कूल में जो शिखर्स होते थे उन्हें रेखा द्यूल कहा के नाम से जाना जाता था, यानी होते शिखर ही थे लेकिन उन्हें एक नया टर्मिनोलॉजी दे दिया गया और वो टर्मिनोलॉजी है रेखा द्यूल। तो इस तरह का जो आपका रेखा द्यूल शिखर मैंने आपको बता दिया, तो ये याद रखिएगा, देवल अगर टर्म आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि देवल को मतलब शिखर को ही उड़ीसा शैली में देवल के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये रेखा देवल है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक रेखा के आकार में होंगे, बस आगे जाके इन्वर्ट ऐसे रेखा में आ जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए आपको बेसिक शिखर दिखाया गया है कि उड़ीसा स्कूल में किस तरह के शिखर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये देउल होता है, उसके ऊपर अमलक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्क लाइक, और उसके ऊपर आपका कलश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मंडप होते हैं उड़ीसा स्कूल में, उसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। यानी जो आपके बरामदे होते थे या फिर जो आपका सभा कक्ष होता था यानी मंडप, उसे हम लोग जगमोहन के नाम से जानते हैं। तो बस टर्मिनोलॉजी चेंज है। उड़ीसा स्कूल में मंडप को जगमोहन कहा जाता है, जबकि जो आपकी शिखर होते हैं उन्हें देवल के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन टेम्पल यानी मुख्य मंदिर जो होता है, उसका ग्राउंड प्लान वो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो टेम्पल्स हैं वो ज्यादातर आपके बाउंड्री वॉल से घिरे हुए होते हैं। यानी अगर आपका एक बीच में मंदिर है तो उसके चारों तरफ दीवार जो है वो बनाई जाती थी उड़ीसा स्कूल के जो जितने भी मंदिर होते हैं उसमें। यूजुअली ये जो बाउंड्री वॉल है यानी कि जो दीवार से घेरा जाना, ये आपके नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है। ये ज्यादातर आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको देखने को मिलता है। यानी वैसे मंदिर जो द्रविडियन स्टाइल में बनी है उसमें आपको ये बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन ये उड़ीसा स्कूल की भी एक खासियत है कि उस पे की बहुत सारी मंदिर हैं जिसमें कि आपके बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलेंगे। अब उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के मंदिर का उदाहरण क्या है, तो आपका सन टेम्पल, ब्लैक पगोडा, कोणार्क में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। फिर पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है या फिर भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है, ये सारे के सारे आपके उड़ीसा शैली में ही बने हैं। ये यहाँ पे देखिए आपको लिंगराज मंदिर दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रेखा देवल इस फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो किस प्रकार का दिखता है। तो ये कोणार्क के सन टेम्पल को यहाँ पे दिखाया गया है और ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप रेखा देवल के तौर पर इस तरह से चीजें हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली उड़ीसा स्कूल के बारे में, यानी उड़ीसा शैली में किस तरह से मंदिर बनते हैं, उनकी क्या खासियत है इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सब स्कूल के बारे में, और हमारा अगला सब स्कूल है खजुराहो स्कूल यानी कि खजुराहो शैली। अब इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? जिस प्रकार उड़ीसा शैली का डेवलपमेंट ज्यादातर कलिंग एम्पायर के समय में हुआ, उसी तरह खजुराहो स्कूल जो है उसका डेवलपमेंट इंडिया के सेंट्रल पार्ट यानी जो मध्य भारत है उसके हिस्सों में इसका डेवलपमेंट हुआ, और चंदेल के जो शासक थे उनके संरक्षण में इसका डेवलपमेंट हुआ। और चूंकि ये चंदेल के शासकों के तहत मतलब इन्होंने उसका कुछ संरक्षण प्रदान किया और उनके टाइम में खजुराहो शैली का स्टार्ट हुई, इसीलिए इस शैली को कई बार चंदेल शैली भी कहा जाता है। ओडिशा के जो स्टाइल है उसमें मैंने आपको बताया कि बाहर की जो दीवारें थी उस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी होती थी, बहुत खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलती थी, और अंदर की जो दीवारें वो बिल्कुल सादी होती थी। लेकिन खजुराहो शैली में अंदर की दीवारें तो बहुत खूबसूरती से उसमें नक्काशी होती थी, बाहर की दीवारें भी उतनी ही खूबसूरती के साथ, यानी अंदर बाहर दोनों ही आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता था उनको नक्काशियों की मदद से। खजुराहो शैली के जो मंदिर होते थे उन्हें बनाने के लिए सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म पे, यूजुअली मैंने आपको बताया ना कि नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं वो आपके जनरली नॉर्मल जमीन पे नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। तो खजुराहो स्कूल में ये जो प्लेटफॉर्म होते थे वो काफी ऊंचे होते थे, और 3 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे टेम्पल के तहत। पहला आपका गर्भगृह, दूसरा मंडप और तीसरा अर्ध मंडप। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर मुख्य देवी देवता होते हैं उन्हें गर्भगृह कहते हैं। मंडप जो आपका असेंबली हॉल होता है उसे मंडप कहते हैं। फिर मंडप में एक टाइप होता है जैसे अर्ध मंडप, जो इंट्रेंस होता है जिससे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं उसे हम लोग अर्ध मंडप कहते हैं। और गर्भगृह और मंडप इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसे हम लोग अंतराला कहते हैं। ज्यादातर जो मंदिर होते हैं खजुराहो शैली में जो बने होते हैं वो आपके या तो नॉर्थ की दिशा में यानी कि उत्तर की तरफ, या तो दिशा मतलब की तरफ उनका मुख होता है, या फिर ईस्ट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका पंचायतन स्टाइल जो है उसको फॉलो किया गया है। अब खजुराहो जो स्कूल शैली में जो मंदिर बने हैं उसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो ये जो विश्वनाथ टेम्पल है खजुराहो का, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है खजुराहो शैली में बने मंदिर का। फिर यहाँ पर जो खजुराहो शैली में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत बाहरी में नक्काशी की गई थी, उसका डिटेल में एक दिखाया गया है कि जो खजुराहो में जो नक्काशी और आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं उसका एक यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तो 2 शैली हम लोगों ने बात कर ली, उड़ीसा शैली के बारे में बात कर ली और हम लोगों ने खजुराहो शैली के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे सोलंकी स्कूल के बारे में, यानी कि सोलंकी शैली के बारे में, जो कि नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक सब स्कूल है। इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? तो इसका डेवलपमेंट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी जो हिस्से थे वहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहां पर गुजरात और राजस्थान मिलते हैं, तो यही जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ
और किसके संरक्षण में इसका विकास हुआ? तो सोलंकी के जो रूलर्स थे, सोलंकी शासक, उनके संरक्षण में इसका डेवलपमेंट हुआ और इसीलिए इस शैली को सोलंकी शैली के नाम से भी जानते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसके जो टेम्पल वॉल्स होते हैं यानी इसके जो मंदिर की दीवारें होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नक्काशी नहीं होती। उड़ीसा स्कूल में बाहर होती थी, अंदर नहीं। खजुराहो में अंदर बाहर दोनों होती थी, जबकि सोलंकी शैली में ना तो बाहर होती थी और ना ही अंदर होती थी। यहाँ पर जो गर्भगृह है वो आपके मंडप से बाहरी मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूप से कनेक्टेड होते हैं। और इसके जो बरामदे होते हैं ना, उनके जो गेटवे होते हैं वो आपके धनुष के आकार के होते हैं, आर्क शेप में होते हैं और उन्हें हम लोग तोरण के नाम से जानते हैं। ये काफी ज्यादा इनको खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता था। और जो आपकी सोलंकी स्टाइल के स्कूल के जो मंदिर होते थे उनमें एक स्टेप टैंक होता था, जहाँ पे एक टैंक जैसा होता था जिसे हम लोग सूर्य कुंड के नाम से जानते थे, वो इसमें जनरली प्रेजेंट होता था। फिगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं किस सूर्य कुंड किसे कहते थे, स्टेप टैंक क्या होता था। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टैंक के स्टेप्स होते थे ना, मतलब जैसे जैसे आप मंदिर से नीचे की तरफ जाते थे उस टैंक के लिए, तो उसमें बहुत छोटे छोटे आपके मंदिर होते थे जिसमें कि वुडन क्रेविंग्स होती थी, यानी कि लकड़ी की मदद से उसमें नक्काशी की गई थी। ये देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की एक मंदिर का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको कुंड जैसा, इसी को हम लोग जो स्टेप टैंक है, जैसे आप नीचे उतर करके आपको इस तरह का दिखता है, इसे हम लोग स्टेप टैंक कहते हैं। और यहाँ पे जैसे से आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो आपको साइड साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं और सभी के अंदर आपके देवी देवता के जो स्कल्पचर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यही छोटे छोटे आपके मंदिर हैं और ये आपका सूर्य कुंड है। और किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है सोलंकी शैली में? तो सैंडस्टोन का, ब्लैक बसाल्ट का, सॉफ्ट मार्बल का, इन सब का इस्तेमाल मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए किया जाता था। और ज्यादातर जो मंदिर होते थे ना सोलंकी शैली के, वो आपके ईस्ट फेसिंग होते थे, यानी कि पूर्व की ओर इनका मुख होता था। और क्यों इनका पूर्व की तरफ मुख होता था? क्योंकि जब इक्विनॉक्स हो, यानी कि इक्विनॉक्स उस टाइम को कहते हैं, उस दिन को कहते हैं जब आपके दिन और रात की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो जैसे 12 घंटे अगर दिन होगा तो 12 घंटे रात। तो इक्विनॉक्स के टाइम आपका जो मंदिर होता है उस पे सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली आपके जो सेंट्रल श्राइन यानी जो मुख्य देवी देवता होते हैं वहां पे पड़ते हैं, इसीलिए ज्यादातर आपके मंदिर को ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व की ओर मुख करके बनाया गया था। और इसके उदाहरण क्या है? तो आपका जैसे मोदरा सन टेम्पल हो गया गुजरात में, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा साउथ इंडियन आर्ट के बारे में। ऑल्दो हम लोग आज के इस प्रेजेंटेशन में साउथ इंडियन आर्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपका साउथ इंडियन आर्ट है। तो ये आपके डेफिनेटली साउथ इंडिया में प्रेवलेंट होगा। और ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया का, ये किसके अंडर यानी किसके शासन काल के दौरान इसका मतलब विकास हुआ? तो जो पल्लव रूलर थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन, इनके शासनकाल के दौरान इस दक्षिण भारतीय कला का विकास हुआ। और दक्षिण भारतीय कला जो है उसके 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका हो गया महेंद्र ग्रुप, दूसरा है आपका नरसिम्हा ग्रुप, तीसरा है आपका राज सिंह ग्रुप और चौथा है आपका नंदी बर्मन ग्रुप। तो ये 4 अलग अलग स्टेज आपको देखने को मिलते हैं साउथ इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें। हम लोग बारी बारी से इन चारों स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जो आपका महेंद्र ग्रुप जो था, महेंद्र समूह के जो आर्किटेक्चर था, उसमें क्या है आपके रॉक कट टेम्पल्स बनाए जाते हैं, यानी पहाड़ों को काट करके मंदिर का निर्माण किया गया था इस समूह के दौरान या इस स्टेज में। और ये जनरली किसके रूल में हुआ था? तो महेंद्र वर्मन जो है उनके रूल के तहत ये रॉक को यानी मतलब पहाड़ को काट करके मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये जो टेम्पल्स थे इन्हें मंडप के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, अभी हम लोग साउथ इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और नागर स्टाइल वो आपके नॉर्थ इंडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर का, टेम्पल आर्किटेक्चर का। वहां पर मंडप का मतलब सिर्फ और सिर्फ असेंबली हॉल होता था, लेकिन महेंद्र ग्रुप में जो आपके मंदिर है उन्हीं को मंडप कहा जाता है, उसमें सब कुछ शामिल थे। तो महेंद्र ग्रुप की यही खासियत थी कि जो आपके रॉक कट टेम्पल्स वो बनते थे इस टाइम में, और महेंद्र वर्मन जो शासक थे उनके समय में इसका निर्माण हुआ था। इन्हें मंडप के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा आपका टाइप था, मतलब दूसरा जो आपका स्टेज था टेम्पल आर्किटेक्चर का द्रविडियन में, उसका नाम है नरसिम्हा ग्रुप।
ठीक है। इसमें आपके जो रॉक कट टेम्पल्स यानी पहाड़ को काट करके जो मंदिर बनाए गए थे ना, उन्हें बहुत ही डिटेल स्कल्पचर्स यानी उसमें जो आपकी नक्काशी या जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई थी उन्हें काफी ज्यादा उन्हें सजाया गया था, ठीक है। और इनका विकास किसके दौरान हुआ था, तो नरसिंह वर्मन जो है उनके तहत हुआ था। और इसमें जो मंडप थे उनको अलग अलग रथ में बांट दिया गया था। जो सबसे बड़ा वाला रथ है उसे धर्मराज रथ के नाम से जाना जाता था, और जो सबसे छोटा वाला रथ था उसे द्रौपदी रथ कहा जाता था। धर्मराज रथ का जो डिजाइन है वो बाद में फिर जो द्रविडन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें फॉलो किया गया था। तो ये दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि साउथ इंडियन आर्ट में डेवलप हुए। अगला हमारा क्या है, तो राजसिंह ग्रुप, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको द्रविडन आर्ट पे नहीं आ रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि साउथ इंडियन आर्ट में किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, उसके 4 अलग अलग टाइप्स के बारे में, कि पहला स्टेज क्या था, दूसरा स्टेज क्या था, तीसरा और चौथा क्या। तो तीसरा क्या था, तो वो आपका राजसिंह ग्रुप था। इसमें आपके रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लगे। अभी तक क्या हो रहा था कि सबसे पहले वाले में तो आपको पहाड़ों को काट करके बनाए गए थे मंदिर, दूसरे वाले में उन्हीं पहाड़ों को काटकर जो मंदिर बनाए गए थे उसमें मूर्तियां वगैरह और बनाई जाने लगी और उनको खूबसूरती प्रदान की गई। लेकिन राजसिंह जो ग्रुप आया, यानी इस टाइम में क्या हुआ कि अब आपका रॉक कट टेम्पल्स की जगह वास्तविक रूप से लोग अलग से मंदिर बनाने लगे थे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है महाबलीपुरम के जो शोर टेम्पल है वो, और कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलाशनाथ टेम्पल का उदाहरण है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्कल्पचर्स और सारी चीजें बनाई गई हैं। और आखिरी जो ग्रुप है वो आपका नंदी बर्मन ग्रुप है। और इस समय के जो टेम्पल्स हैं वो काफी छोटे होते थे, लेकिन इनका जो स्टाइल होता था वो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, अगले चैप्टर मतलब अगले दिन, द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उससे काफी मिलते जुलते थे, ठीक है। तो बस डिफरेंस ये था कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको बताऊंगी उसमें थोड़े बड़े बड़े आपके मंदिर बनते थे, लेकिन नंदी बर्मन ग्रुप में उनका आकार जो होता था वो आपका थोड़ा छोटा होता था। तो ये हम लोगों ने बात करी टेम्पल आर्किटेक्चर में साउथ इंडियन आर्ट के 4 अलग अलग फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको नागल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में भी मैंने आपसे बात की, और डिटेल में इस टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप इसे समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।